मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है। अब आप जांचने का काम, स्वनिरीक्षण का काम, मैंने कहा था कि मैं प्रस्ताव रखते जाऊंगा, आप प्रस्ताव को जांचें, और जांचने का तरीका है स्वनिरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण। तो अपने स्वनिरीक्षण में लाके देखिए कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया, सोते जागते, अच्छा बुरा, जो कुछ भी आज तक मैंने किया वो सुख की तलाश में किया, ऐसा है या इससे कुछ भिन्न स्थिति है? इसको जांचें और बहुत असहमत होने का प्रयास करें। है ठीक से जांचें और इसके विपरीत कोई एग्जाम्पल ढूंढ के लाएं कि मानव जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। आपने कभी कोई काम ऐसा किया हो जिस पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता हो? कोई विचार, कोई व्यवहार, कोई एक्शन। धरती के सारे लोग है ना, जितने चले अभी ये कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ डिसाइड करता है तो क्यों करता है? सुखी होने के लिए। मैं बोर हो रहा हूं, चलो मर जाता हूं, ऐसा। कोई सुसाइड करता है तो क्यों करता है? संभाल नहीं पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा। हाँ, हेलो। कोई उद्योगपति अगर सफल हो जाता है एक जगह, हाँ, उसके बाद वो फिर एक नया उद्यम शुरू करता है, हाँ, तो वो तो सुखी है, इतना पैसा कमा लिया है। फिर हम दूसरे की चर्चा नहीं करें। आपने ऐसा किया हो तो आप बताएं। हाँ, मैंने भी ऐसा किया है। हाँ, आपने ऐसा किया तो क्यों किया, आप बताएं। मान लीजिए कि एक संस्था में काम करते करते 3 साल हो गए, हाँ, और लगा कि यहाँ आप कोई चैलेंज नहीं बचा। हाँ, तो आपने खुद ही बता दिया। कुछ है नहीं, तो आपने बता ही दिया कि चैलेंज नहीं है, इसलिए आपने कुछ दूसरा कर लिया। तो दूसरा कर दिया, तो दूसरी जगह आके फिर नया संघर्ष शुरू कर दिया। हाँ। तो हमने सुख के लिए तो नहीं किया, जो परिवर्तन किया वो सुख के लिए नहीं किया। बताइए, फिर आप बताइए क्यों किया? संघर्ष के लिए किया। संघर्ष के लिए। संघर्ष क्यों करना चाहते हैं आप? अब संघर्ष में ही सुख हो सकता है। आज संडे है, मेरा दुखी होने का मन है, चलो मैं मेरे दोस्त के पास दुखी होने जाता हूं। ऐसा कभी योजना बनाए है ना? कभी टीचर को एक ऐसा बात ही हो रही थी कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं? दुख को छोड़ने के लिए। तो बेसिकली यदि हमारी सारी जिंदगी को देखें, हमारी सारी जिंदगी को देखें, वो सुख को मैक्सिमाइज करने की तरफ और दुख को मिनिमाइज करने की तरफ प्रयास है। और दुख को मिनिमाइज करना बेसिकली सुख की ओर एक कदम है। तो मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुखी होने के अर्थ में है। कभी हम दुखों को कम करने के प्रयास में दिखाई देते हैं, कभी हम सुखों को बढ़ाने के प्रयास में दिखाई देते हैं। हाँ जी, और कोई चीज? और कोई चीज? और कोई चीज?
समेटे चले हमारा काफिला, मन में एक विश्वास समेटे चले हमारा काफिला, चले हमारा काफिला। नील गगन में उड़ने वाले पंछी नया सवेरा है, बरसे मोती आंगन आंगन, पल पल रूप सुनहरा है, पल पल रूप सुनहरा है। रंगों का एक इंद्रधनुष ले चले हमारा काफिला, मन में एक विश्वास समेटे चले हमारा काफिला, चले हमारा काफिला। पंखों में आकाश समेटे चले हमारा काफिला, मन में एक विश्वास समेटे चले हमारा काफिला, चले हमारा काफिला। धन्यवाद। असंतुष्टि नहीं है, मजा आ रहा है इसलिए जी रहे। अच्छा, संतुष्टि है तो यहाँ क्यों आए? उस तरह की संतुष्टि नहीं जो आप कह रहे हैं। अच्छा, उस तरह वाले नहीं। संवेदनशीलता की बात है, संवेदनशीलता है। हाँ। पर यहाँ आकर समझ आया कि नहीं, संवेदनशीलता अभी पर्याप्त नहीं है। हाँ। उस संवेदनशीलता के साथ आगे का जो काम था वो अभी रुका पड़ा है। हम अपने तक ही सोच पाए अभी कि मुझे खुश रहना है, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लोगों से। पर ये भी अपने में पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ, क्योंकि अभी मुझे इसमें मैं दुखी नहीं हूँ, ये एक बात है। हाँ। मैं सुखी हूँ, ये बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें फिर भी प्रभावित कर रही हैं। मैं कई जगह परेशान भी हो जाता हूँ। हाँ। कई जगह झुंझला भी जाता हूँ। तो शायद मुझे उन चीजों को पकड़ने की एक जो इच्छा थी, वही चीज मुझे यहाँ उठा कर ले आई, और उसी कारण मैं रुका भी हूँ कि अभी उसका उत्तर मिलना बाकी है। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप? सोम भैया, मैं SIRD में फैकल्टी मेंबर हूँ। SIRD में, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, SIRD निमोरा में। अच्छा। पिछले 14 सालों से फैकल्टी हूँ, आपसे मिल चुका हूँ कई बार। अच्छा। मंजीत के साथ काम किया है, मंजीत के साथ। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? शायद हनुमान मूवी आई थी एनिमेटेड वाली। हाँ। वो मूवी जब देखी थी तो उसमें जब बेबी हनुमान का जन्म दिखाया गया था, तो उस पे जो शिव जी थे वो कहते तुम्हारा जन्म एक दैवी योजना के तहत हुआ है, ऐसा ऐसा, मतलब एक पर्पस है लाइफ में सर्व करने का। तो वो चीज़ इतनी गहरी इम्प्रिंट हो गई ना कि लगता है कोई भी आया यहाँ पे, बट पर्टिकुलरली हम भी अगर आए तो उसका एक पर्पस होगा, कुछ ना कुछ पर्पस डेफिनेटली यहाँ पे आने का। अब क्या है वो चीज़ नहीं समझ में आई अभी तक कि क्यों है यहाँ पे। तो पर्सनली हमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपन इसलिए हैं क्योंकि एक पर्पस ज़रूर है जो सर्व करना है आगे। चलिए, मुझको ये क्वेश्चन नहीं लगता है। कितने लोगों को ये लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है? हाथ उठाइए। मैं क्यों जी रहा हूं या क्यों जीना है, ये मैंने अब से पहले कभी नहीं सोचा। ये इस पे सोचना मुझको मेरी आवश्यकता भी नहीं लगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग। कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन यहां आने के पहले भी मैंने सोचा है? मैं क्यों जी रहा हूं ये मैंने सोचा है। कितने लोगों को लगता है कि ये मैंने स्कूल टाइम में सोचा था? स्कूल टाइम से भी मैं सोच रहा हूं। बढ़िया। तो लगभग मैं यदि पिछले 15 सालों में देखता हूं, तो मेरे को यदि मैं सर्वे करके लगातार देखता रहता हूं, तो मेरे को ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि मैं क्यों जी रहा हूँ ये क्वेश्चन है मेरे लिए, है ना। 15 साल पहले जब मैं पूछता था तो इतने लोग हाथ नहीं उठाते थे, लेकिन अब जब पूछता हूँ तो किसी भी सभा में लगभग 50% लोग रहते हैं जिन्होंने शिविर में आने के पहले मैं क्यों जी रहा हूँ पे सोचना शुरू किया है या कभी ना कभी उनके जहन में आता है। चलिए अब कुछ उत्तर हो जाए।
जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, विशेष रूप से वो क्यों जी रहे हैं? माइक। मैं कोशिश करूंगी समझाने की। नहीं, आपको समझाना नहीं है, आपको केवल अपना बताना है कि आप क्यों जी रहे हैं। वही मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, आप शायद बोल रहे मैं समझ अच्छा, पाई। अच्छा अच्छा। क्यों जीना है? आप क्यों जी रही हो? हाँ, नहीं, क्यों जीना है इसका जवाब, मतलब यहाँ पे बैठे बैठे मेरे एक ख्याल आया मेरे जहन में कि अगर मैं जब मैंने जॉब छोड़ा, अगर तब मुझे जीना क्या है और मैं क्यों जी रही हूँ, अगर तब मुझे पता होता तो शायद तब मैं जॉब नहीं छोड़ती। पैसे कमाना ये बुरा नहीं था, पर मुझे तब जीना क्यों है या कैसे जीना है वो मुझे नहीं पता था। तो अगर मैं ये समझ पाऊँ और अगर मैं मेरी आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को अगर ये समझा पाऊँ, तो अगर वो जब वो बड़े होंगे और वो उस दौर से गुजरे तो उन्हें इस सवाल का ऑलरेडी जवाब मिल जाए या मिला हो या पता हो। बस ये चाहती हूँ। अभी आप इसलिए जी रही हैं कि कल को आने वाले बच्चों को जिंदगी में ये स्थिति मत आए जो आपकी जिंदगी में आई। मैं मतलब मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ, पर अगर मुझे तब पता होता कि जीना क्या है तो शायद वो मैंने डिसीजन नहीं लिया होता, क्योंकि पैसे कमाना बुरा नहीं था। हाँ। मतलब जो कर रही थी वो अच्छा ही कर रही थी, पर तब मैं असंतुष्ट थी। तो ठीक बात। हाँ, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बढ़िया। और अच्छा, कितने लोगों को, हम में से कितने लोगों को लगता है कि ये क्यों जीना है सबके लिए अलग अलग है? ऐसा कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना है सबके लिए अलग अलग है? हाथ उठाइए। जी है जी, बोलिए। आगे मैं इसलिए जी माइक रहा हूँ, माइक। हेलो, मैं इसलिए आगे जी रहा हूँ कि मेरे कुछ कर्म अभी शेष रह गए हैं। उसमें प्रमुख रूप से मैं पहले तो यही मानता था कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियां जो बची हैं वो पूरी करनी है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कुछ और बच गया है जो मैं तलाश कर रहा हूं और उसे पूरा करना चाहूँगा, जिसमें समाज के प्रति मेरे जो भी अच्छे विचार हैं, जो मैं कई बार सोचता हूं, उसको पूर्ण करने की कोशिश करना चाहता हूं। जी, बढ़िया। और हाँ जी, माइक। हाँ जी, नमस्कार। पूछा गया है कि क्यों जीना है, आप क्यों जी रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। मैंने जो शब्द लिख के गए थे अपने जाने के पहले, उसमें मैंने लिखा था एक अच्छा समाज बनाने के लिए मैं जी रहा हूं। आप ये अच्छा समाज क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, लोगों में छोटी छोटी डिसिप्लिन भी नहीं रहता और कमियां बहुत हैं। उसको पूरा करने के लिए कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो एक अच्छा समाज, एक आइडल सिटी या आइडल देश बन सके। मैं उस काम को पिछले 5 वर्षों से करता आ रहा हूँ। क्या करते हैं? मेरा नाम संदीप धुप्पड़ है और पिछले 35 वर्षों से मैं रायपुर में रहता हूँ। लगभग 20 से 22 कंट्रियाँ घूमा हूँ मैंने कहीं भी नहीं देखा कि दीवारों में लिखा हो कि यहाँ थूकना मना है। लोगों को हेलमेट पहनाने के लिए समझाना नहीं पड़ता था। फॉरेन में जब हम जाते हैं तो वो हेलमेट का बक्कल लगाने के बाद गाड़ी की चाबी लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो मैं वहाँ फील किया, देखा, तो मुझे लगा कि मेरे को अपने समाज में जहाँ मैं रहता हूँ, जिस देश का मैं हूँ, जिस देश में मैं हवा लेता हूँ, पानी पीता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैंने रायपुर से इसकी शुरुआत की थी। आप सभी लोग शायद जो रायपुर से वाकिफ़ हों, हमने एक ऐसा मेथड अपनाया जिससे कि हम अपने कुछ मैसेजेस समाज तक पहुंचा सकें। चौक चौराहों पे हम लोगों ने हमारी एक NGO बनाकर लोगों को एक छोटे छोटे मैसेज देने लग गए। रोज़ सुबह ये ऑडियो मैसेज चौक चौराहों और पब्लिक प्लेसेस पे चलता है। रोज़ सुबह ये 10 बजे चालू होता है और जो रायपुर में रहते हैं वो लोग ज़रूर सुनते होंगे।
एक अच्छा समाज बनाने के लिए, सुरक्षित समाज बनाने के लिए हम इस काम को पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। ये रोज़ सुबह वंदे मातरम से चालू होता है और छोटे छोटे गाने, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के साथ में हम समापन करते हैं जय हिंद के साथ। तो इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग उठाते हैं, चाहे पर्यावरण हो, गौरक्षा हो, स्वच्छता हो, ट्रैफिक हो, करप्शन हो, पॉपुलेशन हो, हर सब्जेक्ट के छोटे छोटे मैसेजेस हम लोग यहाँ इसको चलाते हैं और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। 3 साइड के लोग जब चौक में खड़े रहते हैं तो उनका वेटिंग टाइम पे हम उनको ये मैसेज कंटिन्यूस सुनाते हैं। हमारा प्रयास ये है कि लगातार सुनने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार ये बदलाव लोगों में जरूर आएगा और एक अच्छा समाज हम बना पाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम कुछ करीब 150 लोगों का परिवार इसमें जुड़ा हुआ है और ये हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और लाइन से कराऊं ऐसा लग रहा है। जो लोग नए लोग हैं, एक माइक इधर दे दीजिए, एक माइक इधर दे दीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग बोलते जाएं कि वो क्यों जी रहे हैं। भैया जी, यहाँ आने से पहले मैं कभी कोई भी दुख की घटना देखता था तो मेरे को था कि इससे मैं क्या कर सकूं, क्योंकि वो देखता था तो बहुत दिनों तक मेरे को तंग करता था। जैसे एक बार मैं एक पेड़ के नीचे था और एक लड़का आया, वो जैसे भगवान का थाली में लिया होता था, अब वो घर घर जाके मांगता था। वो छोटा बच्चा था, इतना छोटा सा। मैं देखा, मेरे को बहुत दुख लगा कि कोई सम्मानजनक काम इसको मिला नहीं बेचारे को। तो पूरा 2-3 दिन सोचने के बाद मेरे मन में एक आइडिया आया कि तब उसको जाके मैं 300 रुपया का शैम्पू खरीद के दिया और उसको बोला कि भैया तुम अगर जाओगे किसी के घर तो जैसे मांगना है ऐसे मांगो, लेकिन उसके बदले उसको शैम्पू दे दो। 10 रुपया देता है तो तुम 3 शैम्पू उसको दे दो। तो और फिर धीरे धीरे करके तुम्हें मांगना नहीं है, ये शैम्पू का होम डिलीवरी करना है। उसको पहले थोड़ा सा समझाया, अमेजन वगैरह वो लोग कैसे होम डिलीवरी करते हैं। तो अभी वो जो है वो लड़का भीख मांगना छोड़ करके शैम्पू का होम डिलीवरी करता है। ये तो छोटा सा है। और ऐसा एक काम है हमारे गाँव में, डॉक्टर लोग जो है वो नहीं आते हैं टाइम पर। यहाँ आएंगे तो 1 घंटा आएंगे, चले जाएंगे। तो वो मैं बहुत बार देखा, मेरे को दुख लगा। तो मैं क्या किया, वहाँ पर वो कोयला पड़ा रहता है, वो जब कचरा जल जाता है तो कोयला बन जाता है। तो वो कोयला लिया और जो CDMO का उसे नेट से निकाला मैं, जो नंबर था हमारे प्रांत का, और वहाँ पर दीवार पर 2-3 जगह लिख लिया जो दिखना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। फिर वो डॉक्टर आए होंगे दूसरे दिन, उसको देखे तो वो सोचे अरे बाप रे कौन लिख दिया, और तभी से डॉक्टर का सही आना हो गया। और एक बात ऐसा हुआ था, अभी सोचा ये किया नहीं मैं। ट्रेन पे हम लोग जब जाते हैं, जनरल के डिब्बे में बहुत सारा भीड़ पूरा भरा रहता है। वो लोग इतना तकलीफ से जाते हैं, एक पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होता। तो मैं ऐसा सोचा, किया नहीं, थोड़ा सा रिस्की है इसलिए किया नहीं। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं सोचा सरकार को डराऊंगा ऐसा कि भैया अगर आप जनरल डिब्बा नहीं बढ़ाएंगे तो बीच में से कहीं पटरी को हम लोग निकाल लेंगे, आगे जाके ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है। या फिर दूसरे तरह के उसको कर सकते हैं कि खामों का उसको रुकवा देंगे लाल झंडी। इससे तो क्या है, थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाएगी, थोड़ा सा अमानवीय है। क्योंकि ये आइडिया अगर गलत आदमी के पास चला गया तो उसका मिसयूज करेगा। ऐसा करना नहीं है, खाली डराना है मेरे हिसाब से। तो मेरा जो जीने का पर्पस था, जो भी जहाँ भी थोड़ा सा दुख दिख रहा है उसको थोड़ा सा ठीक कैसे अपने तरीके से किया जाए, ऐसा है। और भी छोटे छोटे हैं लेकिन वो बड़ा हो जाएगा फिर। और हेलो, माइक आगे बढ़ाते जाइए। हाँ जी जी, मेरे को लगता है कि मैं जैसा भी हूँ उससे और बेहतर उपयोगी हो पाऊँ समाज के लिए, परिवार के लिए, घर परिवार और समाज के लिए, इसलिए हम जी रहे हैं। जी, अपने आप को एक प्रेरणा के रूप में तय करना चाहूँगा, ताकि लोग एक मिसाल समझ लें या आगे प्रेरित हों। ऐसे कार्य कर जाऊं मुझे मरते समय वो सुकून दे, और साथ ही मैं जिनके लिए कुछ कर जाऊं उन्हें भी ये सुकून मिले। धन्यवाद। जी,
आप तो कहाँ कलकत्ता में रहते हैं? नहीं सर, मैं औरंगाबाद से आई हूँ। और आप दुर्ग में रहते हैं? मैं औरंगाबाद में ही रहती हूँ। औरंगाबाद में रहते हैं, अच्छा। ये मेरा मैके है। अच्छा। तो मैके में आके आप जब पता चला तो आपके संपर्क में आने के लिए ही आज कल सुबह यहाँ आई हूँ। जी जी। मैं गृहिणी हूँ, तो मेरे विचार पूरे घर परिवार से ही जुड़े रहते हैं, और बच्चे और हस्बैंड और वो परिवार में ही घूमते रहते हैं, इसलिए हमेशा मेरे विचार में सब परिवार की ही बातें होती हैं। तो जब मैं शादी होने के बाद थोड़े दिन तो शादी को समझना, और जब बच्ची हो गई तो बच्ची के साथ जीना, मतलब उसके लिए जी रही हूँ ये सोच के ही जी रही थी। पिछले 2-3 सालों से ऐसा हुआ कि अब बच्चे बड़े होते दिख रहे हैं, बेटी कॉलेज में पहुंच गई, बेटा भी 11th में पहुंच गया, तो अब लगने लगा मुझे कि अरे ये तो 2-3 साल बाद पुनः मुंबई निकल गए और ये चले जाएंगे तो मेरा तो जीना ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि तो मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी तो घर ही संभालेगी, और मैं टोटली उसमें डिवोटेड रही हूँ शुरू से। मुझे पैसा कमाने में, बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूँगी और क्या कैसे जीऊँगी और क्यों जी रही हूँ, ये क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में ज़्यादा मुझे प्रताड़ित करने लगा। तो मैं इन सवालों को सोचने और समझने के लिए तलाश और कुछ परिस्थितियाँ और ये सब के चलते जब मैं पिछले 6 महीने से अनीता दीदी जी से मिली और अभी 6 महीने से जब ये चीज़ समझ रही हूँ, तो अब मेरा ये समझना हुआ है कि मैं यदि पैदा हुई, ठीक है ठीक है ठीक है। पहले मैं जो समझती थी तो कई परिस्थितियां में लगता था कि कहीं तो मेरी ज़रूरत होगी, कुछ तो मेरी उपयोगिता होगी, क्या ये बच्चे ही मेरी ज़िंदगी है, क्या यही मेरी लाइफ है, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आते थे, पर जवाब कभी नहीं मिलता था। सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रहती थी, कोई तो जगह होगी जहाँ मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ मेरे जैसे संवेदनशील लोग व्यर्थ ना होते होंगे। जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि संवेदनहीनता क्या संवेदनशीलता से बेटर है, तो ये सवाल मेरे जहन में हमेशा आता था। पर अभी इन सब चीज़ों को कुछ सुनने के बाद जो जिस निष्कर्ष पे मैं खुद पहुंची हूँ कि मैं यदि पैदा हुई हूँ तो उसका कोई कारण होगा, और उस कारण या मेरे होने का जो कारण है, जो पर्पस है, वो ढूंढ पाना, पहले मैं उसको ढूंढना चाहती हूँ, फिर उसको समझना चाहती हूँ, और फिर उसके हिसाब से अपनी आगे की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो बस मैं अभी उसी समझ के साथ अपने आप को यहाँ स्थापित करने के लिए बैठी हुई हूँ कि पहले समझना, फिर स्वयं में जीना, और फिर उसके हिसाब से आगे कुछ कर पाना। देखिए, अच्छी बात यह है कि आपने सोचना भी शुरू किया है और आप अपने भाव को व्यक्त भी करते हो। बहुत सारे लोग सभा में हैं जो सोचते हैं पर अपने भाव को व्यक्त नहीं करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठाएं? सोचते हैं और अपने भाव को व्यक्त नहीं करते। ये देखो 60%। तो सोचना हमारे पास NIT रायपुर के साथ में हम लोगों ने कभी काम किया था। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लड़का था 3rd ईयर का, उसका आंसर मेरे को हमेशा याद रहता है। तो उसने इस क्वेश्चन के आंसर पे कहा था, क्यों जी रहा हूं? उसने कहा था कि सर, मैं जब पूरी कायनात को देखता हूं तो मेरे को लगता है कि हर चीज के होने का कोई पर्पस है। मैं इतनी बड़ी चीज बिना पर्पस के पैदा हो गया हूं, ये मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा है। तो मेरा भी कोई पर्पस जरूर होगा, पर मेरे को पता नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज का आंसर हो, लेकिन क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन के बारे में कम से कम मैं सोच सकता हूं, जो मैं सोच रहा हूं उसको व्यक्त कर सकता हूं। तो जितना मैं सोचता हूं, जितना उसको व्यक्त करता हूं, उसके बाद फिर एक खालीपन आता है, तो फिर और अधिक सोचता हूं और अधिक, ये क्रम जारी रहता है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक वस्तुओं पे कम बात हो, भौतिक वस्तुओं पे ज्यादा बात हो, जिंदा रहने की बात ज्यादा हो या जीने की बात ज्यादा हो? क्या लगता है? जीने की बात ज्यादा हो। अभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा रहने की बात ज्यादा है कि जीने की बात ज्यादा है?
जिंदा ही रहने की बात है, उसी को जीना मान रहे। तो सफल हो गए तो भी खालीपन है, नहीं सफल हो गए तो है ही है। तो इससे कहीं मामला पहुंच नहीं रहा है। तो ये एक आवश्यकता बनती है, ये एक स्थिति बनती है कि हाँ यार मेरे जीने का कोई पर्पस तो होगा। बढ़िया। और नेक्स्ट। और मेरा एक, मैं जब 18 साल की रही होंगी तब आपने जो कल यहाँ पे डिस्प्ले दिया था, जो बताया था, प्रस्ताव था कि जानवर की तरह जिया जाता है, हम लोग उसी में अटके हुए हैं। तो यही सवाल मैं मेरे मम्मी और पापा से कितने सालों तक करती रही कि यही करना है, शादी करना है, क्यों करना है, किस किताब में लिखा है लड़की को ससुराल में जाना है, किस किताब में लिखा है। मुझे इन सारे सवालों के जवाब कभी नहीं मिले, कभी मतलब कभी नहीं मिले। वो मुझको यहाँ आके मिल रहे और मुझको जीना क्यों है। मैं पापा से हमेशा बोलती थी कि देखो, पापा बोलते थे नहीं जीना है, ये करना है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, ये होता है, वो होता है। बोला ठीक है, बच्चे तो कुत्तों के भी होते हैं, सॉरी ये बहुत हार्श लैंग्वेज होगी, पर उनके भी तो में कोई गलती नहीं है। अब हमने कुत्ता बोलने से भी इतनी बड़ी गलती जैसा लगता है। सर वो तो ईमानदार होता है, वो तो ईमानदार होता है, उनका तो कुछ तो नेचर है, हमारा कुछ भी नेचर नहीं है। तो ये सब सवाल थे मेरे, तभी भी थी, अभी भी है। पर ये सवाल ना समय के साथ करना क्या है ये पता नहीं था। मैं आरएसएस को, मतलब राजीव दीक्षित को बहुत सुनी हूँ, आरएसएस के काफ़ी सारे प्रवचन बोल सकते हैं, सभा बोलते हैं उसको। एक मेरे पापा ने देखा कि ये ना अलग डायरेक्शन में जा रही है, फिर मैं श्री मुक्ति संगठन भी स्टार्ट करने वाली थी। पापा को वो भी समझ में आ गया, उन्होंने मुझको लड़कियों के स्कूल से निकल के कोएड के स्कूल में डाला, क्योंकि मुझको बहुत ज़्यादा ये समाज के प्रति विरोध होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होने लगा। इससे बहुत ज़्यादा मेरी मानसिकता अलग लेवल पे चली गई। इससे मैं अभी तक यहाँ तक डेवलप हुई हूँ, लेकिन बीच में 18 साल में जो मेरे सवाल खड़े हुए थे उसका जवाब शायद यहाँ पे आके मिल रहा है। मैं पिछले 3 शिविर से यही जानना चाहती थी कि मैं यहाँ पे हूँ क्यों। मैं ऑलमोस्ट सभी प्रबोधकों से यही बात कहना चाहती थी कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप जो बोल रहे हो वो कल्पना लग रही है, लेकिन मुझको ये जवाब मेरे अंदर से आना चाहता था। और इसका जवाब मुझको शायद अभी ये जो बता रहे थे उसमें मेरा जवाब मुझे मिल गया कि मैं ये ढूंढ रही थी। कब से ढूंढ रही थी? 18 साल से ढूंढ रही थी। ये 18 साल, मैं अभी 35 साल की हूँ, 18 साल की आयु में ये जवाब ढूंढ रही थी कि मेरा क्या उपयोगिता है, जो मुझको आज पता चली कि शायद मेरी उपयोगिता मुझे ये अगले 7 दिन में अच्छे से पता चलेगी। ये मेरा इस शिविर का मतलब ये 2 दिन का और पिछले 2 शिविर का जो कुछ सारे वो मैंने यहाँ पे बता दिया। भैया जी इसमें आप कहीं ना कहीं कि आप हमको पहले क्यों नहीं मिले? हाँ गलती तो मेरी गलती तो मेरी। हाँ जी भट्ट साहब को माइक। कि जो लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल दिल की बात बोल रहे हैं। जब हम बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, इस तरह के शिविरों में जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्स हो, इंडक्शन कोर्स हो, बहुत सारे कोर्स सरकारी तंत्र में और कॉरपोरेट सेक्टर में चलते रहते हैं। तो कल भी मैं कह रहा था, आज भी उसी को दोहरा रहा हूँ कि बोलने के लिए बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और ज़िंदगी भर बोलते रहते हैं। और बहुत सारे दोहे चौपाइयाँ हम सिर्फ इसलिए याद किए होते हैं कि मौके मौके पे उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है और कॉलर ऊंची करनी है, बोल के अपना रौब जमाना है। तो सच्चे अर्थों में यहाँ जीना हो रहा है, जीने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जब कोई सामने वाला बोलता है तो ये ज़रूर पता चलता है कि वो सही बोल रहा है, दिल से बोल रहा है या ऊपर ऊपर से बोल रहा है, ये तो पता चलता है। और सबको चाहे बेशक पता ना हो, एक समय के बाद थोड़े से अनुभव के बाद सबको पता चलने लगता है। तो यहाँ मैं जब आता हूँ मुझे ये लगता है कि जो लोग भी कम से कम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। बहुत लोग पहली बार आए हैं, मुझे आने का सौभाग्य इसके पूर्व भी मिला है। तो पहली बार भी जो आता है उसके लिए 1 दिन में 2 दिन में ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, वो इतना सहज होता है, कंफर्टेबल हो जाता है, अपने आप को इतना सहज महसूस करने लगता है कि वो दिल की बात कहता है। और जब तक हम अपने अंदर की बात कहते नहीं हैं, दिल की बात कहते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। और सर मैं भैया आपको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि आप बहुत सब्र से सबको सुनते हैं
और जो नहीं बोलते हैं उसको भी सुनते हैं, ये और भी अच्छी बात है। जो नहीं बोलते हैं उनको भी सुनते हैं, समझते हैं, उनकी पीड़ा का भी समाधान देते हैं जी। तो अभी तो बस इतना ही, नमस्कार जी। बढ़िया। जैसे आपका एनसीईआरटी एक बोर्ड है जिसमें बेसिकली बोर्ड सीबीएसई है, बुक्स एनसीईआरटी की रहते हैं, वैसे ही फिर हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है। फिर ये नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पूरे भारत में जिनको किसी बोर्ड से नहीं पढ़ना है वो NIOS में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, और NIOS का काफ़ी फ्लेक्सिबल कोर्स होता है। तो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो रेगुलर जो स्टैंडर्ड एक कैरिकुलम है उससे हटके भी कुछ करना चाहते हैं, और एक कम से कम एक फॉर्मल एजुकेशन की एक डिग्री भी उनके पास हो, तो उस तरह से बहुत उपयोगी है। तो बहुत सारे स्कूल्स अपने कुछ बच्चों को फिर NIOS में रजिस्टर कर लेते हैं, कुछ बोर्ड में चलते रहते हैं। तो भट्ट साहब पहले से ही काफ़ी कुछ इस तरह से सोचते हैं जब जब इस तरह के शिविर होते हैं। देखते हैं धीरे धीरे भट्ट साहब कुछ और रास्ते निकले। हाँ जी, और कोई माइक नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो। बहुत कठिन सवाल है भैया ये। अभी उन्होंने दोहा की बात कही, तो मैं अपने छात्रों को कहता हूँ कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कबीरदास जी का एक बड़ा अच्छा दोहा है कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोएं, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोएं। तो समाज के लिए सार्थक उपयोगी जीवन जीने के योग्य बन जाए, मुझे लगता है यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जी देखिए, ऐसी बहुत सारी कामनाएं कि सभाओं में अच्छी बातें बोलना और दूसरों के लिए अच्छी इस तरह के कोट्स दे देना, वो कहने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन जब परिस्थितियों को देखते हैं, जब घर के अंदर घुस के देखते हैं, तो परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। और अच्छे लोगों की हालत कैसी खराब है, फिर जो खराब हैं उनकी तो चर्चा छोड़ दीजिए। जो मैं अच्छे मतलब सफल लोगों की बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि यदि हमारे शास्त्रों को देखेंगे तो एक बड़ी उपलब्धि ये है कि कामनाओं को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है, लेकिन कामनाओं के अनुरूप जिंदगी को कैसे गढ़ा जाए, शायद वो पार्ट अभी शेष है और धीरे धीरे हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा करें ये आगे की बात है, पर लेकिन क्या ऐसा समझें, तो धीरे धीरे उस क्लैरिटी को देखते हैं। हाँ जी, और कोई अपनी बात शेयर करना चाहता है? हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए। हाँ जी। डॉक्टर बनूंगी और उन्हीं की तरह बनूंगी। फिर ये लक्ष्य मेरा पूरा हुआ। अब जैसा मैं कैरियर का देखूं, मैंने ये 30 साल में जितना स्किल डेवलप किया है अपना, उसको मैं बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ और अपने पेशेंट्स के मुंह में एक अच्छी स्माइल हो जाए, बहुत अच्छा कर पाऊँ मैं। दूसरा, शादी के बाद मेरे को मेरे रिलेशंस, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ये दिखता है। अभी तक लगता था बच्चे का लालन पालन करके इस योग्य बना दूं उसको कि आगे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाए, बट वो अभी यही समझ में आता है कि वो उसके ज़िंदा रहने का सारा दे पा रही हूँ मैं, बट उसका जीना क्योंकि मेरा ही अभी शेष है, तो मैं उसके लिए कुछ एक आइडियल सेट नहीं कर पाई हूँ जो मेरे को यहाँ समझना है और करना है। और बाकी अपने सारे संबंध में मैं कैसे पूर्णतः जी पाऊँ वो मुझे समझना है। जी बहुत बढ़िया, पाने के लिए। और बाजू में मैं भी खुशी पा रही हूँ। अच्छा, सबका सेट है पहले से, आप उसमें मिलके। हाँ जी, और पीछे अच्छे से जीने के लिए। अच्छे से कैसा होता है अच्छे से जीना? सबका सहयोग हो साथ में, मतलब एक सबका साथ सबका विकास। कोई मुसीबत ना आए। मुसीबत मत आए। अच्छा, बोर्ड लगा दो घर के बाहर, यहाँ मुसीबतें आमंत्रित नहीं। हाँ जी, और किसी का मानो इधर? तो जब मैं भी पूछ रहा था कि सबके लिए क्यों जीना है, अलग अलग होगा कि एक होगा? अलग अलग होगा। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए कि सबको, सबके लिए जीना, सबका क्यों जीना है, ये अलग अलग होगा कि एक होगा? अलग अलग होगा, है ना? ऐसा भी हम सोचते हैं।
तो चलो एक्सप्लोर करके देखते हैं। देखिए, खूबसूरती ये है इस पूरी चर्चा में कि जो भी कुछ कहा जा रहा है उससे आपको असहमत बने रहने का प्रयास करना है, आपको सहमत होने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद भी कुछ टिक जाए तो टिक जाएगा। तो क्यों जीना है, तो मैं सूत्र रखता हूं